हेलो दोस्तों। तो आज हम क्लास 11th की हिंदी हिंदी की किताब है, हमारे पास आरोह है, उसका आज हम पाठ 1 करेंगे। पाठ 1 जिसका नाम है, यानी कि जिसके लेखक है प्रेमचंद, और जिसके पाठ का नाम है नमक का दरोगा। तो इसको आज हम देखेंगे। तो पहले हम एक बार आपको बता देते हैं, ये हमारे पास गद्य खंड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गद्य खंड है। तो उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ है प्रज्ञा, यानी कि ज्ञान को जागृत करना, यानी कि प्रज्ञा को, बुद्धि है ना, बुद्धि, उसको जागृत करना ही उचित शिक्षा का अर्थ है। समन्वित जीवन का पोषण करना, केवल ऐसी ही शिक्षा एक नवीन संस्कृति एवं शांति में विश्व की स्थापना कर सकेगी। तो इसी को हम कहते हैं, शिक्षा का अर्थ क्या है, हमारे पास ज्ञान को जागृत करना और समन्वित शिक्षा का पोषण करना, ठीक है। और केवल ऐसी ही शिक्षा नवीन संस्कृति और शांति में विश्व की स्थापना कर सकेगी, ठीक है। ये जी कृष्णमूर्ति ने कहा। तो इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी पुस्तक कुछ शब्दों का संघात है। शब्दों के समूह ही तो पुस्तक कहलाते हैं। शब्दों का समूह ही क्या कहलाता है, पुस्तक कहलाता है। परंतु वे शब्द सजाकर इस प्रकार रखे गए होते हैं कि उनसे हम एक अर्थ पाते हैं। साहित्य का यह साहित्य की व्याकरण, जो हमारे पास साहित्य है, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि भाई जो पुस्तक है तो वो कुछ शब्दों का संघात है, और कुछ शब्द मिलकर ही पुस्तक मिलाते हैं, शब्दों का समूह, और इनके अच्छी तरह सजाकर इस प्रकार रखे गए होते हैं कि उनका कुछ ना कुछ अर्थ हम पाते हैं। और कलाकार होने के लिए ज़रूरी है वह चीज़ों को कस कर पकड़े, अनुभव को स्मृति और स्मृति को अभिव्यक्ति में और तत्व को रूप में ढाले। कलाकार के लिए ये ज़रूरी है कि भाई जो जो चीज़ों को पकड़े वो, ठीक है, उनको अनुभव में डाले, और अनुभव को स्मृति में डाले, और स्मृति को अभिव्यक्ति में डाले, और जो अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, और जो तत्व है उसको रूप में डाले। ऐसे कला का प्रयोजन, कला का उद्देश्य क्या है, ये कला का उद्देश्य। और ये किसने कहा था, अर्नस्ट फिशर ने कहा था। अब आगे देखते हैं। कहानी शायद समय की कला है। कहानी क्या है, शायद समय की कला है। समय के साथ कहानी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है। समय के साथ कहानी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है। कभी वर्षों को समेट कर एक क्षण में बांध देती है, तो कभी क्षण को खोलकर पूरे वर्षों में फैला देती है। कभी समय के दायरों को तोड़ती है, तो कभी टुकड़ों को जोड़कर एक दायरा बनाती है। यह कहानी एवं और फैंटेसी नामवर सिंह जी ने कहा। अब देखो, साहित्य जीवन में साहित्य का स्थान ही क्या है। साहित्य वह जादू है, वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों तक में भी विश्व की आत्मा का दर्शन कराती है। वही है हमारे पास साहित्य। तो हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे नमक का दरोगा, प्रेमचंद जी की एक जो हमारा चैप्टर है, तो उसको ही पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं, ये किस प्रकार के व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेमचंद जी की तस्वीर, फोटो, पिक्चर है, ठीक है। तो प्रेमचंद जी हैं, उनका मूल नाम क्या था, धनपत राय था, और जन्म 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, करम भूमि, गोदान,
ये सभी इनके उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर, आठ खंड में, गुप्त धन, ये सभी इनकी कहानी संग्रह है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, नाटक, ये सभी क्या है, नाटक हैं। और कुछ विचार विविध प्रसंग हैं जो कि इनके निबंध संग्रह हैं। मृत्यु इनकी 1936 में हुई, जन्म 1880 में और मृत्यु हुई 1936 में। ठीक है, अब हम पढ़ देते हैं आगे भी। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहता था, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन महात्मा जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन की राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श था। यथार्थ मीन्स वास्तविकता होती है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद उत्तर युग, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रेमचंद उत्तर युग होता है। ठीक है, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं, यानी कि यहाँ पे निर्विवाद महत्व पर एक स्पष्ट प्रमाण सबूत क्या है कि जब भी हम कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन करेंगे तो प्रेमचंद को ही केंद्र में रख कर किया जा रहा है। तो यही ही बिना किसी बातचीत के यह महत्व रखता है इनके स्पष्ट प्रमाण का। प्रेमचंद की निर्विवाद के लिए इनकी क्या महत्वता थी प्रेमचंद के। ठीक है, इसके बारे में बताता है। अब कहानी, प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ वास्तविकता की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। यह हिंदुस्तानी भाषा का विशेष योगदान रहा। इसमें हिंदुस्तानी भाषा मतलब हिंदी और उर्दू दोनों मिश्रित हैं उसमें। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाठ बाट जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाठ बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना संयोग रोमानियत के ताने बाने से बुना गया। उनकी आरंभिक कथा साहित्य था वो कल्पना संयोग रोमानियत के ताने बाने से बुना गया। लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। पंच परमेश्वर जैसे कहानी, सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को पहले कहानी का आधार बनाने वाले यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद की आदर्श उन्मुख यथार्थवाद समय उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है।
यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयास पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचाती है। यानी कि पहले वो ऐसे थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद था उसके द्वारा अपनी जो रचनाएं थे वो लिखा करते थे। जिस तरह इनके उदाहरण ये हैं, सेवा सदन, प्रेम आश्रम आदि उपन्यास, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसे ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई। उनकी धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पुस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। अब नमक का दरोगा, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ दी गई जो कहानी है, कौन सी, नमक का दरोगा, प्रथम प्रकाशन उनका 1914 ईस्वी में हुआ और प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसमें आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लीजिए, धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को क्रम से असद्वृत्ति आएगा, फिर आएगा सद्वृत्ति, ठीक है। तो धन और धर्म को क्रम से असद्वृत्ति, सद्वृत्ति, बुराई, अच्छाई, असत्य, सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रम से पंडित अलोपीदीन, मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। किसका, धन और धर्म के बारे में जो भी बताया है, ये दो पात्र हैं इसके। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंत में सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को ऊंचे वेतन एवं भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाले बेमुँह रउवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग में पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशंसनीय हैं। न्यायिक व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार और उनका भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे अकेले पड़ते जाने की यथार्थ वास्तविक तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे जानते थे कि यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देती है। मानव चरित्र पर से उसका हमारा विश्वास उठ जाता है, हमारे चारों तरफ बुराई नजर आने लग जाती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से, इसलिए कहानी को अंत में सत्य की जीत के साथ होता है। कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि जो कहानी है उसमें हमारे पास दो पात्र हैं, एक तो मुंशी बंशीधर है और एक पंडित अलोपीदीन है, ठीक है। तो अलोपीदीन है, ठीक है, ये दो हैं। तो इनके बारे में कहानी में बताया जाता है कि
ये जो अलोपीदीन हैं वो वंशीधर को खरीदना चाहते हैं, इसके लिए उनको वो नहीं खरीदते हैं, धन की वजह से धन लालच देते हैं लेकिन वो नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें नौकरी से निकलवा देते हैं। तो सब अलग, और जो वंशीधर थे उनके पास कुछ भी नहीं, वो खाली थे, एकदम अकेले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर भी सत्य की ही जीत होती है और सत्य की ही विजय होती है, ये ही हमारे पास बताया गया है। कहानी करना चाहते, वे कहानी ख़त्म करना चाहते, अगर वे कहानी ख़त्म करना चाहते तो बस वहीं पर ख़त्म कर देते, जब उसकी सत्य की जीत, और वो एकदम मतलब यहाँ पर थे। अगर वे कहानी को ख़त्म करना चाहते तो यहीं पर कर जाते कि उन्होंने निहत्थे हो गए, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया, यानी कि धन से वो बिके नहीं, यहीं पे ख़त्म कर देते, लेकिन उन्होंने सत्य की विजय दिखाई है। क्योंकि जो लोग वो कहानी को पढ़ेंगे तो उनके जो चारों तरफ है ना, उन्हें बुराई बुराई नज़र दिखेगी, इसलिए उन्होंने सत्य की जीत पर इसकी कहानी को ख़त्म किया है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, और ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, किसी शब्द का अर्थ रह गया हो, तो कृपया हमें कमेंट द्वारा पूछें। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।